नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्किल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट सामान्य अध्ययन जीके के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पीपीसीएस, यूपीआरओ, रेलवे, एसएससी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दोनों मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे। ठीक है, तो ये कहाँ के कब्र से निकले थे? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यहाँ पर से हो जाएगा दमदमा से। दमदमा से निकले थे। और ये दमदमा है कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है। ये मध्य पाषाण काल का स्थल है। यहाँ पर 1982 से 1987 तक यहाँ पे उत्खनन किया गया, जिसके फलस्वरूप 41 मानव शवदान मिले थे, जिनमें से 35 कब्रों से 1 शवदान मिला, 5 कब्रों से 2 और 1 कब्र था जिसमें से 3 इकट्ठे शवदान मिले थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है स्थान दमदमा, ये है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ठीक है, तो ये मिले हैं विंध्य क्षेत्र की, ये लेखरिया कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ये लेखरिया, यहाँ पर सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेखरिया। अगला क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे? द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे W.A. फेयर सर्विस। ये पुस्तक इन्होंने 1971 में लिखी थी, 1971 में, और इसमें प्राचीन पुरातात्विक का अध्ययन इसमें किया गया है। इसमें इन्होंने वर्णन किया है इसमें, तो इनका नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? देखिए, इस टेस्ट में हमने 25 क्वेश्चन रखे हैं इंपॉर्टेंट, तो आपसे वीडियो को धैर्यपूर्वक देखें लास्ट तक। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विहार की स्थापना जो की थी वो धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल जो था ये बौद्ध को मानने वाला था, बौद्ध मतानुयायी था ये, और इसके जो लेख थे इसको परम सौगत भी कहा गया है। इसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में बौद्ध विहारों की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें 13वें शिलालेख से मिलता है। पहला आसन इसमें सही हो जाएगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, यानी कब आक्रमण किया था? 261 BC में आक्रमण किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कलिंग पर आक्रमण इन्होंने किया था। इस युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक ने 13वें शिलालेख में इसका विस्तृत जानकारी मतलब उन्होंने करवाई थी। तो अशोक का ये 13वां शिलालेख, जिसमें कि कलिंग युद्ध का हमें विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि किसको दी गई थी? तो पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि दी गई थी समुद्रगुप्त को। ये हरिश्चंद्र ने एक प्रयाग प्रशस्ति एक रचना की था इसका। ठीक है, तो इसमें समुद्रगुप्त के लिए पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि प्रयुक्त किया गया। इसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने इसको कहा था भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, दोनों में आंसर देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो जहांगीर ने अपने शासनकाल में चित्रकला जो थी उसको संरक्षण दिया था। चित्रकला, इसमें राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। जहांगीर के काल में जो चित्रकला थी अपने चरम पर थी, तो इसको चरमोत्कर्ष का काल भी कहा जाता है जहांगीर ने। ठीक, जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे अकारिजा, इनके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना भी करवाई थी आगरा में।
अगला क्वेश्चन है गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? हु वॉज द कॉल्ड एज ए स्लेव ऑफ स्लेव। ठीक है, तो गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम का गुलाम कहा जाता है ये इल्तुतमिश को। क्यों कहा जाता है? इल्तुतमिश जो था ये पहला सुल्तान माना जाता है दिल्ली पर शासन करने वाला भारत का। तो इसका शासनकाल है 1210 से 1236 तक। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की पहली राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इसके पूर्व एक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने शासन जो है लाहौर से ही किया था। अब इसको गुलाम का गुलाम क्यों कहा जाता है? मोहम्मद गोरी के गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आप समझिएगा, यहाँ पर मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को ख़रीदा था, तो इसलिए इसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है। क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और इसने ख़रीदा था इल्तुतमिश को, इसलिए इसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच निम्न में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो किस शासक ने ली थी? ये था जहांगीर। जहांगीर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हिंदू संगीत की शिक्षा थी ये बाबर एवं हुमायूं ने संगीत कला को प्रोत्साहन दिया था, किंतु अकबर के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंची थी। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए, यहाँ पर जहांगीर नहीं होगा, यहाँ पर अकबर हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा लाला कलावंत से प्राप्त की थी। और अकबर जो एक चीज़ में निपुण था वो क्या था? नगाड़ा वादन में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अकबर जो क्या बजाने में निपुण था? तो नगाड़ा वादन, नगाड़े जो बजाता था अकबर जो इसमें निपुण था। अगला क्वेश्चन है मुगल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह कहाँ पर स्थित था? ये पूछा गया है। तो वो स्थित था लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध। इसमें बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर लिया था और मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी थी पानीपत की प्रथम लड़ाई से। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने नागलापुर की स्थापना की थी इन्होंने। ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा। कृष्णदेव राय का शासनकाल था 1509 से 1529 तक। इन्होंने नागलापुर नगर की स्थापना की थी। ये था स्थान कहाँ पे? विजयनगर के निकट था। राजधानी विजयनगर थी, उसके निकट था इसका। अगला क्वेश्चन है सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? तो सर टॉमस मुनरो का ये रहे थे 1820 से 1827 AD तक। अंग्रेज़ों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हैं ये सर टॉमस मुनरो। सर टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इन दोनों को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। ये भू राजस्व वसूली के लिए अपनाई गई व्यवस्था। सर टॉमस मुनरो थे ये 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे थे। अगला क्वेश्चन भारतीय गौरव इसका अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है पृथ्वीराज चौहान के लिए। अंतिम सूर्य पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रयुक्त होता है। पृथ्वीराज चौहान जो थे ये चौहान वंश के शासक थे और ये 1173 में गद्दी पर बैठे थे और इन्होंने दिल्ली तथा अजमेर में शासन किया था इन्होंने। इनके जो मुस्लिम समकालीन इतिहासकार थे इनको राय पिथौरा के नाम से भी इनको संबोधित किया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 युद्ध हुए, प्रमुख युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ 1191 में
जिसको कि तहरान का प्रथम युद्ध कहा जाता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गोरी की हार हुई। दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, जिसको तहरान का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गोरी विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ युद्ध दिए गए, एक तरफ उनकी परिणाम या जो भी दिया गया वो दिया गया, ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसको बुलाएंगे चौथे से एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ था इसका। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वो पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो निर्णायक युद्ध रहा और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी इसमें। तो इस तरीके से यहाँ पे मिलाएंगे। नीचे हमने मिली हुई सूची भी दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के राज झड़प नीति का रूप में भी इसको जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसका विलय नीति के रूप में यानी राज झड़प की नीति में पहला इसने किस स्थान को अपने शासन में अपने अधिकार क्षेत्र में लाया था, तो ये मिलाया था सतारा को। सतारा को कब मिलाया था? 1848 ईस्वी में इसने अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर 1849 में, फिर उसके बाद बघाट को 1850 में और झांसी को मिलाया था 1853 में और नागपुर को 1854 में मिलाया था। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी भारत के डी.के. कार्वे नाम का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो डी.के. कार्वे का नाम आता है, ये आता है सी और डी, इसमें दोनों सही हो जाएंगे, सी और डी। स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। प्रोफेसर धौड़ी केशव कार्वे इनका पूरा नाम है। 1906 में इन्होंने मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय और 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की। डी.के. कार्वे का संबंध विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा के रूप में भी दोनों में आता है। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन से थे इसमें से? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता वो थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता दोनों लोग थे ये। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। कब? 24 नवंबर 1919 में। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन है देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ किया गया था 1866 में। में प्रारंभ किया गया यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो इन दोनों लोगों ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनावों के माध्यम से काउंसिलिंग में प्रवेश करना और उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का अच्छेदन करना था इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके विरोध में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो परित्याग कर दिया था? तो ये था जलियांवाला बाग हत्या नरसंहार के विरोध में इन्होंने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस हत्याकांड के विरोध में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट या सर की उपाधि को परित्याग कर दिया था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो इन्होंने आंदोलन शुरू किया था लाल कुर्ती, इसको बोलते हैं रेड शर्ट। सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान तत्कालीन जो अफगानों और अंग्रेज़ों के साम्राज्य के विरोध में चलाए गए खुदाई खिदमतगार, जिसको कहते हैं खुदा के बंदे, आंदोलन को ही लाल कुर्ती कहा जाता था, क्योंकि ये जो लोग थे ये लाल रंग की कुर्ती पहनते थे। इसलिए इस संगठन के जो नेता थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इनमें से जो गोंडवाना चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। सबसे पहले आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, फिर कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्सरी और क्वार्टरी। भारत में जो अधिकतम कोयला भंडार हैं
वो गोंडवाना क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ पर्वतीय दर्रा दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो माना दर्रा कहाँ पर है? ये माना दर्रा है हमारा उत्तराखंड में है, तो इसको 4 से मिलाएंगे। नाथुला दर्रा का, नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर है और सिकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। इस तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे। यहाँ पर हमने मिलाकर भी दिया है। अगला क्वेश्चन है लेकिन दर्रों में से किस से होकर ले जाने का रास्ता है, मतलब किस दर्रे से होकर हम श्रीनगर से ले जाते हैं। तो ये है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर स्थित है और इससे होकर श्रीनगर से ले जाने का मार्ग गुजरता है। सिपकिला दर्रा है ये जो हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा जो है ये पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है और इससे होकर जम्मू कश्मीर, जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता है यहाँ से। जो चुम्बी घाटी है, चुम्बी घाटी ये तिब्बत में सिक्किम और भूटान के मध्य स्थित है, चुम्बी घाटी। तो ये थे 25 क्वेश्चन आज के। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। क्वेश्चन है आपके सामने, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी ऊंचाई भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।